हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आखिर पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं पावर शेयरिंग नहीं होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। सो बिना टाइम वेस्ट करे सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। पावर शेयरिंग के इस चैप्टर की शुरुआत होती है बेल्जियम की स्टोरी के साथ। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ बताई जाती है। अगर हम बेल्जियम की साइज़ के बारे में बात करें तो बेल्जियम हमारे देश के हरियाणा के स्टेट के बराबर ही है। अब एक बार बेल्जियम के मैप की तरफ नज़र फेर लो। जो ये ऊपर वाला भाग देख रहे हो यह है फ्लेमिश रीजन और यहाँ पे 59% लोग डच बोलते हैं। ये नीचे वाला भाग देख रहे हो यह है वॉलोनिया रीजन। यहाँ पे लगभग 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और बचे 1% लोग जर्मन बोलते हैं। अब ये छोटा वाला पार्ट देख रहे हो यह है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल और इस इलाके में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। अब इस पूरी कहानी से आप इतना तो समझ गए होंगे कि बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, पर वहीं बेल्जियम की कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और इन्हीं दो लैंग्वेज की बिरादरी के लोगों के बीच में अलग सी जंग स्टार्ट हो जाती है। और आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से इसके 2 मेन रीज़न बताए गए हैं। सबसे पहला है माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी यहाँ की रिलेटिवली ज़्यादा रिच और पावरफुल मानी जाती थी और इसी वजह से फ्रेंच वाले लोग कहीं ना कहीं डच वालों को सुप्रेस भी करते थे। और इसका दूसरा पहलू ये भी था कि डच वाले लोगों को इकोनॉमिकल या एजुकेशनल बेनिफिट्स काफ़ी लेट मिलते थे और यही 2 कारण बहुत इनफ हैं इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जंग कराने के लिए। और होता भी ऐसी है 1950 के अराउंड इन दोनों कम्युनिटी के बीच में बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हो जाती है और यहाँ पे आता है बेल्जियम गवर्नमेंट का मेजर रोल। इस बढ़ती टेंशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 1970 और 1993 के अराउंड लगभग 4 मेजर चेंजेस किए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आइए जानते हैं उन चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहला चेंज ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा मेजर चेंज ये था कि स्पेशल लॉ पास होने के लिए दोनों कम्युनिटी सहमति ली जाएगी, ना कि एक ग्रुप का दबदबा होगा। और तीसरा चेंज ये था कि स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। चौथा चेंज ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा तीसरा गवर्नमेंट आती है और इसको नाम दिया जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट का। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द वन लैंग्वेज और वन कम्युनिटी। और इसके पास कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से रिलेटेड पावर होती है ताकि वो इस ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और गवर्नमेंट के इन्हीं मेजर चेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जिसकी पॉपुलेशन हमारे देश के राज्य हरियाणा के बराबर है, लगभग 2 करोड़। बट श्रीलंका की पॉपुलेशन काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इस देश के अंदर सिंहला स्पीकर 74% हैं और तमिल स्पीकर 18% हैं। अब इस तमिल के अंदर भी ना बहुत सब डिवीज़न है, जैसे श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंहला स्पीकर मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं दूसरे ग्रुप तमिल स्पीकर को डोमिनेट भी करते हैं। अब करीब 1948 के अराउंड श्रीलंका में सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले लोग पावर में आ जाते हैं और कुछ ना कुछ चेंज कर लेते हैं पॉलिसीज़ में। और वो चेंज क्या है, जैसे कि वो फेवर करते हैं सिंहला एप्लीकेंट को यूनिवर्सिटी पोजीशन में और बहुत गवर्नमेंट जॉब्स में भी। और ये देखकर कहीं ना कहीं तमिल स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को अलग थलग महसूस होने लगता है। श्रीलंकन तमिल्स को ये लगने लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट उन्हें वो इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी कर रही है इन गवर्नमेंट जॉब्स और इनकी बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में। और इन्हीं कारणवश दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन सी क्रिएट हो जाती है और वो टेंशन सिविल वॉर में तब्दील हो जाती है। और इस सिविल वॉर के अंदर दोनों कम्युनिटी के लगभग 1000 लोग मारे जाते हैं और बहुत सी फैमिलीज़ को देश को फोर्सफुली भी छोड़ना पड़ता है। आइए समझते हैं इन दोनों स्टोरी से हमने क्या क्या सीखा। दोनों कंट्रीज़ बेल्जियम और श्रीलंका डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, पर दोनों ने पावर शेयरिंग को अलग अलग तरीके से डील किया। जैसे हमने देखा कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपने डिफरेंट कम्युनिटीज़ की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया और पावर शेयरिंग में बिलीव किया और इसी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में हार्मनी भी मेंटेन हो पाई। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ये शो किया कि मेजॉरिटी कम्युनिटी हमेशा डोमिनेट करती है और श्रीलंका ने पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को नज़रअंदाज कर दिया
और इसी वजह से श्रीलंका की यूनिटी को बहुत बड़ा झटका भी लगा। और इस डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पावर शेयरिंग की वजह से डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर कैसे पावर शेयरिंग होती है। तो सबसे पहला तरीका ये बताता है कि पावर शेयर की जाती है अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और इसी को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर भी कहते हैं, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स को एक लेवल पे रखा जाता है और इस सिस्टम की वजह से एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को रेगुलरली चेक करता है और इसी सिस्टम को हम चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। तो दूसरे तरीके में पावर शेयर की जाती है अमंग गवर्नमेंट्स एट अ डिफरेंट लेवल। और इसको भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि जैसे सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरे लेवल पर आती है पंचायती और म्यूनसिपैलिटीज़। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चौथा पॉइंट ये है कि पावर शेयरिंग का एक फॉर्म कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप के रूप में भी देखने को मिलता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप कहीं ना कहीं बेसिकली बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं इसकी वेरियस पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। और आखिर है पावर शेयरिंग की जाती है कोएलिशन गवर्नमेंट के तौर पे, यानी गठबंधन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें हमारे चैनल को एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच कंटेंट।